नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन को लेके। आप सभी जानते हैं कि अभी भारत सफरान के साथ मिलकर एक एरो इंजन को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जिसको आगे चल के तेजस MK2, एमका या फिर हमारी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इसको लेके जितने भी नेगोशिएशन थे वो सभी के सभी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और इसी महीने के अंत तक ही सफरान और GTRE के बीच एक MOU को साइन कर दिया जाएगा। अब जैसे कि इस इंजन को रफाल की वर्तमान की M88 इंजन को बेस करके बनाया जाने वाला है, तो इसकी तैयार होने के बाद सबसे पहले इसको रफाल में ही इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा। अभी के लिए रफाल में जो M88 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है उसका मैक्सिमम थ्रस्ट आउटपुट 75 किलोटन के आसपास की होती है, लेकिन जो नया इंजन डेवलप किया जा रहा है वो 110 किलोटन से ज्यादा थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने वाला है और सेम इंजन की परफॉर्मेंस को आगे चल के हम लोग और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। अभी GTRE की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इसी महीने के अंत तक MOU को साइन कर दिया जाएगा और उसके बाद हम पहली प्रोटोटाइप को 2028 तक तैयार करने वाले हैं, जिसे रफाल में टेस्ट किया जा सकता है और 2029 तक पहली प्रोडक्शन के लिए इसको तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है। अब एक नए एरो इंजन को बनाने के लिए और इसको फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने से पहले कम से कम इनकी कोर को 10,000 घंटे तक टेस्ट करना काफी जरूरी होता है और इसके बाद इसे सीरीज प्रोडक्शन के लिए क्लियर करने से पहले इसको 5,000 घंटे से 6,000 घंटे तक फ्लाइट टेस्टिंग करना काफी जरूरी है, लेकिन हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, तो इस वजह से अभी इंजन की कोर को पहले ही टेस्ट करना शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें से आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर हम लोग मॉडिफाइड कोर को डेवलप करने वाले हैं और उसके तुरंत बाद इसकी टेस्टिंग को चालू कर दिया जाएगा, जिस वजह से हमारी जो टेस्टिंग टाइमलाइन होगा वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम कंप्लीट इंजन को डेवलप कर लेंगे उससे काफी पहले ही हम इसकी इंजन की कोर की टेस्टिंग को चालू कर चुके होंगे, तो जब तक इंजन को डेवलप किया जाएगा तब तक इसकी कोर की टेस्टिंग लगभग कंप्लीट हो गया होगा और फिर उसके बाद हम इसको कंप्लीटली डेवलप कर लेंगे, तो उसके बाद इसे रफाल की फ्लाइंग टेस्ट बेड के साथ और एमका की इनिशियल प्रोटोटाइप के साथ इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद 2035 तक इसको ऑफिशियली एमका में इंटीग्रेट करने के लिए क्लियरेंस दे दिया जाएगा। अगला अपडेट हंसा NG एयरक्राफ्ट को लेके है, जिसे नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी के द्वारा डेवलप किया गया है। अभी हाल ही में इसके कुछ ट्रायल को कंप्लीट किया गया था। अब इससे काफी पहले ही नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी को हंसा NG एयरक्राफ्ट को लेके काफी सारे ऑर्डर आ चुके हैं। स्पेशली फ्लाइट क्लब की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को अभी खरीदने के लिए काफी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। अब इनिशियली इसे एक ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर डेवलप किया जा रहा था और इसको इसी रोल के लिए डेवलप किया गया था। इसमें फुल ग्लास कॉकपिट के साथ साथ लगभग सभी मॉडर्न एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है और अभी आगे चल के एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से NCC की तरफ से भी इसको अपनी सर्विस में शामिल करने की कोशिश किया जा सकता है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स चाहे तो इस एयरक्राफ्ट को और NCC चाहे तो इस एयरक्राफ्ट को इनिशियली रूकी पायलट्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मेनली इसको एयरपोर्ट में बर्ड्स को भगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से इस एयरक्राफ्ट के कंप्लीट इलेक्ट्रिक वेरिएंट को डेवलप करने का फैसला किया गया। यह भी अपनी NG वर्जन की तरह एक एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने वाला है, लेकिन इसमें कोई भी फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और ना ही इसमें कोई इंजन मौजूद रहेगा। पर अभी की बात करें तो अभी नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी के पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पावरफुल मोटर को डेवलप करना है और साथ ही एक पावरफुल बैटरी पैक को डेवलप करना है, जो कि आगे चल के इस इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट को पावर करने वाला है। अगला अपडेट इसरो की गगनयान मिशन को लेके है। वैसे इनिशियल प्लान के मुताबिक गगनयान मिशन को इसी साल के अंदर ही कंप्लीट करने का प्लान किया गया था, लेकिन इसे 2023 के एंड तक कंप्लीट किया जाने वाला है। लेकिन इसी बीच इसकी कई और टेस्टिंग होना भी बाकी है। अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इसरो की तरफ से अभी एक्चुअल लॉन्च से पहले अपनी क्रू मॉड्यूल की लगभग 7 ड्रॉप टेस्ट को करने का प्लान किया गया। अब क्रू मॉड्यूल वो कैबिन होने वाला है जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट मौजूद रहने वाले, यानी कि पूरे मिशन के दौरान वो इसमें मौजूद रहेंगे और बाद में इसको री एंट्री के बाद पैराशूट की मदद से रिकवर किया जाएगा। इसमें से अभी इसरो की तरफ से इसके प्रिलिमिनरी स्ट्रक्चरल डिजाइन और सीटिंग अरेंजमेंट को फिक्स किया जा चुका है और जल्दी से इसकी पैराशूट सिस्टम को टेस्ट करने के लिए 7 ड्रॉप टेस्ट को करने का प्लान किया गया। इस दौरान इसको शायद हमारे AN-32 एयरक्राफ्ट में या IL-76 एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया जाएगा
अभी तक इसकी मेन पैराचूट सिस्टम को 2 बार टेस्ट किया जा चुका था, जिसमें पहली बार इसको 10 अक्टूबर 2021 को एक AN-32 एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया गया था। फिर 11 नवंबर 2021 को भी इसको IL-76 एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया गया था और इन दोनों ही बार पैराचूट सिस्टम की जो परफॉर्मेंस था वो सेटिस्फैक्टरी पाया गया था। इसके अलावा एडवांस शूट सिस्टम, ड्रॉप पैराचूट, क्रू पैराचूट सिस्टम और पैराचूट रिलीजर यूनिट जैसे कई और सब सिस्टम को भी पहले से टेस्ट किया जा चुका है और इसकी डेवलपमेंटल टेस्ट को कंप्लीट किया जा चुका है। इसके बाद अभी इसी साल की सितंबर में और दिसंबर में इसरो की तरफ से इसकी 2 अलग अलग एबॉर्ट ट्रायल को करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि एक तरीके से हमारी सेफ्टी इक्विपमेंट की टेस्टिंग होने वाली, जो कि ये प्रूव करने वाले हैं कि अगर मिशन के दौरान कुछ भी गड़बड़ होता है तो हमारे क्रू मेंबर्स वहां से सुरक्षित वापस आ सकते हैं और ये अभी इसरो का मेन प्रायोरिटी होने वाला है। सितंबर में होने वाली ट्रायल के दौरान सबसे पहले हमारी क्रू मॉड्यूल को लगभग 15 किलोमीटर के अल्टीट्यूड में भेजा जाने वाला है और वहां से इसको एक इमरजेंसी सिचुएशन को सिमुलेट करते हुए क्रू मॉड्यूल को वापस लाना है और फिर वही एक्सरसाइज को एक बार फिर से दोहराया जाने वाला है, जो कि दिसंबर में दोहराया जाएगा। लेकिन इस बार जो क्रू मॉड्यूल होगा और स्पेसक्राफ्ट होगा उसको काफी ज्यादा हाइट पर लेने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया कि दिसंबर में होने वाले टेस्ट के दौरान इसको कितनी हाइट से ड्रॉप किया जाएगा। अगला अपडेट भारत और यूके को लेके। अब सभी को याद होगा यूके के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली भारत के गस्त पर आए हुए थे और इसी दौरान उन्होंने बताया था कि भारत और यूके के बीच अभी एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया जा रहा है और एक तरीके से यूके भारत को मिलिट्री और डिफेंस सेक्टर में मदद करने वाला है, जिससे भारत का रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो सकता है। इस दौरान यूके की तरफ से भारत के साथ कई सेक्टर में टेक्नोलॉजी शेयर करने का वादा किया गया था, जिसमें मरीन इंजन से लेके एरो इंजन तक भी शामिल थे और वो भारत के साथ जॉइंटली इनको डेवलप करने का ऑफर भी दे रहे थे। अभी इसको लेके यूके की पार्लियामेंट में चल रहे एक सेशन के दौरान ये बताया गया कि यूके और भारत के डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच अभी एक एग्रीमेंट को तैयार किया जा रहा है। फिलहाल इसको लेके अभी कुछ नेगोशिएशन किया जा रहा है, लेकिन जल्दी इसको साइन कर दिया जाएगा। इस एग्रीमेंट को अभी यूके की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी और भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच साइन किया जाएगा, जिसमें दोनों के बीच डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर कोलैबोरेशन, को डेवलपमेंट, को डिजाइन और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बातचीत किया जा रहा है। हालांकि इसमें अभी तक ये क्लियरली बताया नहीं गया कि इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद यूके और भारत किस किस सेगमेंट में जॉइंट डेवलपमेंट करने वाले हैं, लेकिन आगे चल के भारत में यूके अपनी डिफेंस इक्विपमेंट को अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा है, जिसमें मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर वो अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट को भारत में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर सकते हैं और भारत के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।